formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4 and 5. रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, बताओ फिर इसका सही जवाब क्या मिल रहा है. मेरे पास जो उपस्थित अंक है वो है 0, 1, 2, 3, 4 और 5. कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की. और जो संख्या बनानी है वो कैसी होनी चाहिए? इवन, मतलब सम संख्या होनी चाहिए. तो बेटा आप क्या करो, एक बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर यहाँ पे इवन बनाने के लिए यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए. तो यहाँ पे सर ये जो कैटेगरी इसको सेटिस्फाइड कर रही है वो 0, 2, 4 है. तो इन तीनों को साथ में ले लो. पर दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि कब पता चलेगा कि 0 यहाँ बैठा है और 0 वहाँ नहीं बैठा है. ये सबसे बड़ा डाउट है. तो बेटा एक काम करो, इसमें आप बनाओ अलग अलग केसेस. पहले केस में क्या किया मैंने, यहाँ 0 को फिक्स कर दिया. और इसको फिक्स करने के कितने तरीके? एक ही तरीका. किसी अंक को भरने का कितना तरीका? एक ही अंक है तो एक ही तरीका होगा. अब देख बेटा, इस डिजिट को फिल करने के तो 0 तो चला गया और वैसे भी 0 यहाँ नहीं आता. तो कितने अवेलेबल है बेटा? 5. 5 में से यहाँ कोई भी आ सकता है. और यहाँ पे एक डिजिट फिल हो गया तो अब एक डिजिट कम हो गया तो इसको फिल करने के 4. तो ऐसे कुल 20 वेज आ गए. कितने 20 आ गए? सॉरी, कितने वेज आ गए? 20 वेज, 20 वेज आ गए. और इसका मैथमेटिकली ऑपरेशन क्या रहता है? प्लस. एक दूसरा केस भी हो सकता है कि जरूरी थोड़ी कि 0 हर बार यहाँ पे फिक्स हो. ये 0 है और यहाँ पे कोई यूनिट है, कोई भी डिजिट है, जैसे 1 आ गया या 2 आ गया, कोई भी. तो 0 को फिल कर दिया, 0 को यहाँ पे फिक्स कर दिया. दूसरा केस मैं ये बना रहा हूं कि मैं 0 को नहीं, इस बार 2 या 4 को किसी एक को फिक्स कर रहा हूं. तो या तो 2 आएगा या 4 आएगा. तो इसको भरने के कितने तरीके होंगे बेटा? 2. एक 2 आएगा, एक वो तरीका, एक 4 आएगा, वो एक और तरीका. अब मुझे बता, इस स्थिति की बात कर रहे हैं, इस प्लेस की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कितना अवेलेबल रहेगा? 1, क्योंकि 1 तो यहाँ भरा जाएगा. तो 2 और 4 में 1 अवेलेबल है, 0 अवेलेबल नहीं है इस पोजीशन के लिए. तो अब देख बेटा, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है. कितने अंक है? 3. और एक इन दोनों में से 1 है, तो कितने हो गए? 4. तो इसको भरने के कितने तरीके? 4. अब एक अंक यहां भरा गया तो इन 4 में से कितने बचे? 3. लेकिन अब 0 बोला मैं, अवेलेबल हो गया, क्योंकि 0 का भी यूज लेना है. तो 3 और एक 0, तो इसको फिलअप करने के कितने तरीके होंगे बेटा? 4. तो ये 16 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 32. 32 और 20 जोड़ के कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा? 52. बात समझ में आई? लिख लो इसको. अब 0 वाला है ना, थोड़ा और मैं क्लियर करना चाहता हूं. तो दिक्कत ये है कि अगर मैं 0, 2, 4 तीनों को साथ में लूं, तो मान लो यहां 4 बैठा है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे मैं बताता हूं. यहां पे देख बेटा, अगर आप ये बोल रहे हो कि सर आप 0 भी ले लो, 2 भी ले लो, 4 भी ले लो, इसको भरने के 3 तरीके. मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मेरी बात सुन मेरे भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि अभी 2 बैठा है? अभी मुझे बता, इस अंक को भरने के मैं कितने तरीके लूंगा? मैं ये बोलूंगा इन तीनों में से 1 भरा जाएगा. कितने अवेलेबल होंगे? 2. तो क्या गारंटी है उन 2 में से एक 0 ना हो? जब यहाँ 4 भरा जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, मैंने तो काउंट कर दिया, पर वास्तव में वो 3 अंकों की थोड़ी है, वास्तव में तो 2 अंकों की संख्या है. इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है बेटा. आप क्या करो, 0 को सेपरेट कर लो और जो बाकी डिजिट्स है जो इवन बना रही है, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको सेपरेट कर दो. अब क्या यहाँ 2 ली, 1 बैठा, दूसरा आगे आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 डिजिट नंबर बन रहा है. ये एक थोड़ा स्पेशल है, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है. लिख लो बेटा इसको भी. तो इसका करेक्ट आंसर 52 हो जाएगा. ठीक है, लिख लो बेटा इसको.
डन, ठीक है। मूव करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने, और उससे पहले आप देख सकते हो सौर्य भारत ऐप पे क्या क्या एडिशनल फीचर्स है बेटा। ई बुक्स है, वीडियो लेक्चर्स है, लाइव क्लास है, ऑल इंडिया सुपर टेस्ट सीरीज है, डाउट बॉक्स है, लाइव एग्जाम है और प्रैक्टिस सेट है। हाँ भाई, नेक्स्ट एनपीआर पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करोगे? ऑप्शन है आपके पास कि भाई इसका वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगा। कौन सा बोलो बेटा? ए ऑप्शन। ये n जो है ना वो एक्चुअली ऐसा है बेटा, एन पी आर, दैट इज व्हाट, ये है n+1 PR, ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा? ऑप्शन ए जो दैट इज व्हाट R × NPR, ये है ऑप्शन सी, ये है ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन ए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा। यहाँ पे सॉल्व करके देखो क्या किसके इक्वल आ रहा है बेटा ये। सर वो क्या लिखा है? n-1p। हाँ, एक्चुअली क्वेश्चन ये है n-1PR प्लस R × n-1PR-1। ये जो चीज़ है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है ये आपसे पूछ रहा है। और सभी बच्चों को मुझे बताओ NPR को ओपन करना आता है? NPR इज व्हाट सर जी? n फैक्टोरियल डिवाइड में n-R पूरे का फैक्टोरियल। तो देखो बेटा इसका ऑप्शन किसके इक्वल आ रहा है। सोचो जल्दी से, इसको NPR को ओपन करो और देखो इसका आंसर किसके इक्विवेलेंस आ रहा है, कौन सा ऑप्शन हिट करने वाला है। हो सकता है आपको एक स्टेप कैलकुलेशन भी करना पड़े, कुछ कॉमन भी लेना पड़े, तो अपना कैलकुलेशन पार्ट जितना क्विक रख सकते हो उतना क्विक रखो। पहले NPR, अरे n की जगह n-1 है तो दैट बिकम n-1 फैक्टोरियल। सोचना क्या उसमें, अगर यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है तो कैसे ओपन होगा? यहाँ n-1 फैक्टोरियल बन जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली ये क्या है n-1 फैक्टोरियल और फिर इन दोनों का डिफरेंस जो कि हो जाएगा n-R-1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस प्लस R × n-1 फैक्टोरियल और डिवाइड में क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस। और ये बड़ा मजेदार है, देख बेटा n-1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? R-1। देख भाई ये -1 और ये +1 कट गया, बचा क्या बेटा? n-R फैक्टोरियल। कहानी समझ में आई? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर बेटा, क्या बचेगा? n-1 -R-1 और ये पूरा फैक्टोरियल ये था, तो ये माइनस और माइनस +1 से -1 कट गया, बचा क्या? n-R फैक्टोरियल, जो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? एक तो n-1 कॉमन ले लें, एक बेटा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, n-1 फैक्टोरियल कॉमन लेने से पहले एक छोटा सा स्टेप है, सभी बच्चों को वैसे तो पता ही है, पर फिर भी मैं लिख रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n-R × n-R-1 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं? तो सर अंश में से तो n-1 फैक्टोरियल और हर में से n-R-1 फैक्टोरियल। तो देखो ये पूरा चीज कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 1। यहाँ पे देखो ये दोनों तो कॉमन चला गया, R/n-R बचा के नहीं बचा? इसको एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है और डिवाइड में क्या है? n-R-1 फैक्टोरियल। एलसीएम लिया तो ये कितना बना बेटा? एलसीएम लिया तो ये कितना बन गया? एलसीएम लिया तो आप देखो कितना बनेगा, ये एलसीएम आ जाएगा n-R और यहाँ पे देख बेटा n-R + R, R से R कट गया, क्या बचा अब? n × n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल और डिवाइड में क्या बचा? n-R × n-R-1 फैक्टोरियल। इसको बेटा जी मैं ऐसा लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल,
n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल, बहुत ही बेसिक चीज है, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल को सर 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल को n माइनस आर फैक्टोरियल। तो मुझे बताओ ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, तो वो तो npr के इक्वल होता है। कौन सा ऑप्शन हिट करेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से भी सावधान रहना। लिखो इसको फटाफट, क्या चीज समझ में नहीं आया पूछ सकते हो बेटा, क्लियर है। तो कैलकुलेशन है, कॉमन है, फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी है, एंड देन एनपीआर का फॉर्मूला है। जो रिजल्ट है उसको वापस एनपीआर के फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। लिख लिया सबने? यस सर। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो रैंक का है। रैंक को मैं दो मेथड से बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक है, बड़ी शानदार शॉर्ट ट्रिक है, और एक बेसिक मेथड जो है डिक्शनरी में। आपको पता है शब्दकोश होता है, शब्दकोश में अगर रैंडम वर्ड को जमाना हो तो कौन से स्थान पे आएगा, सवाल ये है। ठीक है, सचिन की रैंक पूछी जा चुकी है, तो ये रैंक जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं रैंक पे। ऐसे शब्द जिसका अर्थ हो या ना हो, रैंडम किस पोजीशन पे आएगा। तो पहले तो मैं बताता हूं इसका बेसिक मेथड। बेटा सोच के देखो, जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं ABC, और इसमें मैं बोल रहा हूं CBA कौन से स्थान पे आएगा। एक छोटा सा वर्ड है डिक्शनरी में, तो ABC अगर डिक्शनरी में ये तीन ही अल्फाबेट हो तो चाहे जितने भी वर्ड बने उनका कोई मतलब हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहला वर्ड क्या बनेगा, यही बनेगा ABC। फिर बेटा क्या बनेगा, ACB। पीछे से स्थान चेंज होते हैं ना डिक्शनरी में। अच्छा, फिर ए के इतने ही बन रहे हैं, फिर आएगा B, फिर वापस डिक्शनरी है B के बाद AC, फिर इसका चेंज होगा ना बेटा BCA, और फिर बनेगा CAB, और फिर बनेगा CBA। तो CBA की रैंक कौन सी है बेटा, 6th रैंक है। किस नंबर पे आ रहा है, ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो CBA शब्द की रैंक क्या आई है, 6। ऐसे ही बेटा अगर डिक्शनरी में इतने ही कैरेक्टर हो RANDOM, तो रैंडम कौन से स्थान पे आएगा, इसको आपको फाइंड करना। ठीक है, बात समझ में आई। रैंक के क्वेश्चंस देखे हैं बेटा आपने? ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस को डील करना है। ये इसका एक बहुत ही बेसिक छोटा एग्जांपल था। तो सबसे पहले तो आप रैंडम वर्ड लिखो RANDOM। ठीक है बेटा, ये रैंडम वर्ड है, और आप अपने अपने नाम की रैंक और फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते आपका नाम छोटा हो तो और बढ़िया होगा। ठीक है, बड़ा होगा तो रैंक बहुत बड़ी आएगी बेटा। हाँ भाई, अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है बेटा, A, उसके बाद D, देन M, फिर N, फिर O, और फिर R। ये है अल्फाबेटिकली ऑर्डर।
तो देख बेटा, सबसे पहले जो वर्ड स्टार्ट होगा वो ए वर्ड से होगा कि नहीं होगा। और मुझे बता टोटल ये अल्फाबेट है 6 अल्फाबेट है, तो 5 अल्फाबेट और आएंगे। क्या पांचों अल्फाबेट अलग अलग है तो वो आपस में अरेंज होंगे कितने तरीके? 5 फैक्टोरियल मींस व्हाट? 120। और ये सारे तरीके क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि रैंडम ए से स्टार्ट नहीं होता, रैंडम किससे स्टार्ट होता है? आर से। अगला अल्फाबेटिकली ए के बाद किसका नंबर लगेगा? डी का। अब डी के बाद भी 5 कैरेक्टर और आएंगे और वो आपस में अरेंज होंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? 5 फैक्टोरियल। और मैं सारे क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि डी से रैंडम स्टार्ट नहीं होने वाला। उसके बाद किसका नंबर आएगा? एम से, वो भी आपस में घूम के 5 फैक्टोरियल 120 वेज लाएंगे। उसके बाद किसका नंबर आएगा? एन से, वो भी आपस में घूम के 120 तरीके लाएंगे। उसके बाद किसका नंबर आएगा बेटा? ओ से, और रैंडम ओ से भी स्टार्ट नहीं होता तो इसके भी 120 तरीके होंगे। उसके बाद किसका नंबर आएगा बेटा? आर का। अब ये आर जो है वो फिल हो चुका है क्योंकि रैंडम इससे स्टार्ट होता है। उसके बाद जो अल्फा कैरेक्टर बचे हैं वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आएंगे, तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा बेटा? ए का। और मुझे चाहिए भी क्या? ए। तो ये तो सही मिला, तो अब ए भी खत्म हो गया। अब जो ये बचे हैं वो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा? डी। पर रैंडम में यहाँ डी नहीं आता, तो इसके टोटल वेज निकाल देते हैं। 3 कैरेक्टर तो आगे, 3 और जगह बची है, तो तीनों अलग अलग है। 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा? 6। अब डी के बाद कौन आएगा? एम। तो देख बेटा आर ए, अब डी की जगह बाद में कौन रिप्लेस करेगा? एम। लेकिन रैंडम में एम नहीं, मुझे एन चाहिए, तो इसके भी देखो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके निकाल देता हूं। अब देख बेटा आर ए, डी आ चुका है, एम आ चुका है, तो अब किसका नंबर लगेगा? एन। और मुझे चाहिए भी क्या? एन। अब एन को कैंसिल कर दो, अब बचा क्या? डी, एम और ओ। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? डी। और चाहिए भी कौन? एन के बाद डी, तो ये बढ़िया हुआ। तो अब डी को भी कैंसिल कर दो, अब बचा कौन? एम और ओ। अब अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? एम। लेकिन मुझे पता है ये रैंडम नहीं है, तो इससे जो वर्ड निकला वो एक और काउंट कर दो। और उसके बाद ये दोनों लास्ट से इंटरचेंज होंगे ना, तो ये ओ एम बन जाएगा, बाकी सब जगह अपने कैरेक्टर वहीं पे है। तो ये रैंडम वर्ड है, तो ये एक और तरीका, इन सबको जोड़ दो। बेटा ये 120 कितनी बार आया? 5 बार। 120 गुना 5 600, 612, 614। तो इसकी रैंक कितनी हो गई बेटा? 614। एक तो है ये तरीका। दूसरा, अगर एक्स ग्रुप में छोटे मोटे वर्ड की रैंक आ जाए और सारे कैरेक्टर अलग अलग हो, सारे डिफरेंट हो, तो एक ट्रिक है मेरे पास। और ये ट्रिक क्या है बेटा? इसको समझो, सभी को लिख लो। जो वर्ड है रैंडम वो लिख लो थोड़ा स्पेस के साथ, RANDOM। अब मुझे बताओ अल्फाबेटिकली सबसे पहले नंबर रैंक किसकी लगती है? ए की। तो इसके ऊपर नंबरिंग कर दो फर्स्ट। क्या नंबरिंग कर दी बेटा? ये फर्स्ट। उसके बाद कौन आता है? डी, तो ये सेकंड। उसके बाद आता है एम, तो थर्ड, एन तो 4, ओ 5th और आर की रैंकिंग कर दी 6। ये बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ आर से, आर की रैंक क्या है? 6। तो आर से छोटे यहाँ पे कितने, मतलब जो 6 है ना उससे छोटे कितने अंक है? तो ये एक, ये भी छोटा, ये भी छोटा, तो इनकी काउंटिंग करो कितने आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, तो इसके नीचे आप 5 लिख लो। अब बात करो ए से। ए का रैंक क्या है बेटा? 1। तो 1 से छोटे यहाँ पे कोई नंबर है क्या? कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? 0। अब यहाँ पे n पे आओ, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 4। तो 4 से छोटा यहाँ पे कितने नंबर? तो एक तो 2 है और एक 3 है। कितने नंबर मिले बेटा? 2। कितने नंबर मिले बेटा? 2। अब आ जाते हैं डी पे। डी का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 से छोटा कोई नंबर है यहाँ पे? नहीं, तो क्या मिलेगा? 0। अब आ जाते हैं 5 पे। 5 से छोटा कोई नंबर है? एक नंबर है 3, वो 5 से छोटा ही है, तो यहाँ पे 1, और 3 से छोटा इधर कुछ नहीं है, तो 0। अब फिर क्या करो? यहां से लिखना स्टार्ट करो इस साइड से। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो और बीच में सम कर दो और लास्ट में 1 ऐड कर दो। ये रूल है, 1 सबके साथ ऐड करना है, ये रूल है। तो देख बेटा 5 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, उसको 5 से गुणा कराऊंगा तो 120 × 5, बीच में सम करना है।
0 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा बेटा 0। अच्छा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 6 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, और 0 इंटू 0 फैक्टोरियल तो ये 0 हो जाएगा, और इस सब से जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें +1 और ऐड कर दो। तो बेटा देखिए कितना मिला 600, यहाँ से कितना मिला 12, यहाँ से एक 13 और ये +1 वाला एक 14, तो इसकी रैंक कितनी आ गई 614। लिख लो दोनों मेथड। सर वो अब मैं एक और इसी शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन देता हूँ। सचिन की रैंक होती है 601, आप सभी फाइंड करोगे इस शॉर्ट ट्रिक। मैं आंसर भी बता रहा हूँ, 601 इज द रैंक ऑफ सचिन, ठीक है। हाँ रिपीट नहीं होता कैसे? जैसे देखो आपने पहले R ले लिया, हाँ R के बाद कितना आ रहा है? 2 2 4 5 आ रहा है छोटे। आर देखो आर की रैंक क्या है 6, तो 6 से कितने ऐसे नंबर है जो छोटे हैं? तो सारे ही छोटे ही हाँ, ये है, सारे- तो इनकी काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिखा। फिर यहाँ पे 1 है, 1 से छोटे इसके 0 राइट साइड में कोई नंबर नहीं राइट साइड में है, देखना। हाँ सिर्फ राइट साइड में देखना। n 4 है तो 4 से सिर्फ इधर देखूंगा बेटा, ठीक है। तो इसको भी आप लिखो, और सचिन की रैंक अभी फाइंड करके मुझे बताओगे। छः सौ एक आएगी बिल्कुल। और एक्चुअल मेथड से भी आप जा सकते हो, एक्चुअल मेथड से भी आप जाके देख सकते हो, 601 मिलेगा। एक्चुअल मेथड भी कोई मुश्किल नहीं है बेटा, एक्चुअल मेथड भी डिक्शनरी का रैंक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। और ये सचिन वाला क्वेश्चन सबसे पहले जेई ने पूछा था बेटा, ठीक है। जो जेई ने पूछा था सबसे पहले, उसके बाद रैंक के क्वेश्चंस अपन हर पैटर्न में कराते हैं, एक्स ग्रुप एनडीए उनमें भी करवाते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था कि सचिन वर्ड की डिक्शनरी में रैंक क्या होगी। उसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, एक स्मॉल वर्ड है ना उसका भी आ चुका, वो भी अपन लेंगे, लेकिन उसमें 2 वर्ड सेम है तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद लेंगे। आगे बढ़े, ये वाला पार्ट मैं क्लियर करके ट्रिक से सचिन की रैंक बता रहा हूं, आप कंपेयर कर लो कि आप कहां गलती कर रहे हो, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्ड क्या है बेटा अपने पास? सचिन, SACHIN, ठीक है। ओके, सबसे पहले ट्रिक में मैंने क्या बताया कि आप इनको थोड़ा से स्पेस के साथ लिख लो, लिख लिया। अब अल्फाबेटिकली सबसे पहली रैंक किसकी है बेटा? A की, उसके बाद किसकी है? C की, उसके बाद HI, तो H की पहले है, I के बाद में है, और फिर N की है, और एट द एंड किसकी है बेटा? S की। अब मुझे बताओ ये जो नंबर है वो क्या है? 6 के राइट साइड में कितने ऐसे अंक है जो 6 से कम है? तो ये भी कम है, ये भी कम है, सारे ही कम है, तो इनकी काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, तो इसके नीचे यहाँ 5 लिखा जाएगा, ठीक है। अब देख बेटा, एक की बात करें तो यहाँ पे नंबर 1 है, तो 1 से लेसर नंबर कोई है जो इसके राइट साइड में है? तो नहीं, सारे नंबर उसके ज्यादा है। यहाँ पे 2 है, 2 से लेसर नंबर, 2 से छोटा अंक कोई है? नहीं, 3 4 5 है, छोटा थोड़ी हो सकता है, तो कितने अंक मिले? 0। अगला 3 है, 3 से छोटा कोई अंक है? नहीं,
4 से कोई छोटा अंक है नहीं, इस साइड में 5 से कोई छोटा है नहीं। तो बेटा देख यहाँ से लिखते हैं 0 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ 5 फैक्टोरियल। फिर इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके सम 5 × 5 फैक्टोरियल। बाकी सब देख बेटा 0 बन गए कि नहीं बन गए। यस सर। और मैंने ये बोला है कि इसके जो भी रिजल्ट आए उसमें +1 ऐड कर लेना। तो देख बेटा ये 600 मिला, 600 में 1 ऐड करते ही कितना मिल गया, 601 मिला कि नहीं मिला। तो ये है सचिन वर्ड की रैंक। ठीक है, एक्चुअल मेथड से भी आप आना चाहो तो 601 आपको मिलती है। लिख लो इसको फटाफट, फिर बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, क्लियर है बेटा। ओके, मूव करें फिर नेक्स्ट। क्लीन कर दूं? ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका ये है बेटा, परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट। हिंदी में बोल दूं, क्रमचों की संख्या जब सारे वस्तुएं असमान न हो। आप लिख सकते हो क्रमचों की संख्या हिंदी में। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो टॉपिक लिखा हुआ ही है बेटा, जब सारे वस्तुएं असमान न हो। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, सारे अलग अलग नहीं है। सारे समान भी नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ समान है, मैं ये बोल रहा हूँ। सारे समान ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ समान है, कुछ असमान है। ठीक है, जैसे मैं आपको इसका लॉजिक बताने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूँ, आप खुद चीज़ें समझ पाओगे। जैसे मैंने बोला ABC कुल परम्यूटेशन कितने मिले, कुल क्रमचय कितने मिले, 6 मिले। अब मैं बोल रहा हूं कि ABB इनके कुल क्रमचय कितने मिलेंगे। अरे देखो सर, यहाँ पे भी 3 ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे भी 3 ऑब्जेक्ट है, फिर फर्क क्यों आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि ये 2 आइडेंटिकल है ना, 2 समान है। तो यहाँ पे तो देख बेटा ABC मिला था, ACB मिला था, BAC मिला था, BCA मिला था, CAB मिला था और CBA मिला था। ये 6 तरीके मिले थे। लेकिन यहाँ पे देखना, देख बेटा ये जो है ना C की तरह ही है, मान ले तो ABB, और फिर इन दोनों को इंटरचेंज करके एक तरीका बनाया था। देख लास्ट वाले और सेकंड वाले को इंटरचेंज करके, लेकिन यहाँ इंटरचेंज करेंगे तो ये एक ही तरीका बनेगा। तो यहाँ पे देखो 2 से कितना मिला, 1, अगले 2 से भी क्या मिलेगा, 1, अगले 2 से भी क्या मिलेगा, 1। इसलिए एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे कुल कितने ऑब्जेक्ट थे, 3, तो 3 फैक्टोरियल, और हर ऑब्जेक्ट एक ही बार आ रहा था, तो बट्टे में 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना मिला बेटा, आंसर सॉरी कितना मिला बेटा, यहाँ पे 6। ठीक है, 1 फैक्टोरियल का डिवाइड में 1 ही हो रहा था। यहाँ पे कुल ऑब्जेक्ट तो 3 थे, ये ऑब्जेक्ट कितनी बार आया, 1 बार, तो 1 फैक्टोरियल। ये ऑब्जेक्ट कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। तो बेटा 6/2 उत्तर कितना आ गया, 3। और वो 3 तरीके कौन कौन से मैं बता देता हूँ। अगला होगा BAB और लास्ट वाला होगा BBA। इसके अलावा कोई तरीका है तो बताओ। तो बात समझ में आई। तो जब 2 वस्तुएं समान मिल जाती है, ठीक है, या कोई भी वस्तुएं जो है समान मिल जाती है, सारी अलग अलग नहीं होती है, तो क्रमचयों की संख्या कम हो जाती है। आप देख पा रहे हो। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरे पास कुल वस्तुएं, कुल जो ऑब्जेक्ट्स है वो इतने हैं, देख ले बेटा P + Q + R, इतने कुल वस्तुएं, इतने कुल ऑब्जेक्ट है, जिसमें P इज 1 काइंड, P है वो एक तरह के हैं। सारे कैसे हैं बेटा, एक तरह के हैं। Q जो है वो अनदर काइंड, ठीक है, ये एक किसी दूसरे प्रकार के हैं, ये भी एक तरह के हैं सारे, ठीक है। और R ऑल आर डिफरेंट, ये जो R है वो सारे अलग अलग है। तो इनसे जो बेटा मेरे को जो टोटल नंबर ऑफ वेज मिलते हैं
टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो मिलते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है बेटा p प्लस क्यू प्लस आर फैक्टोरियल, और जो सेम तरह के हैं, सेम तरह के कौन कौन थे, p थे और q थे, तो बट्टे में p फैक्टोरियल और q फैक्टोरियल आ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है बेटा। बेटा मैं इसको एक उदाहरण से बताना चाहता हूँ, ये तो आप आई थिंक समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक बात है, इसको मैं एक उदाहरण से बताना चाहता हूँ जिससे ये चीज़ें और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं आपको कुछ संख्याएं दे रहा हूँ, मैंने बोला 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6, ठीक है बेटा। ये कुल कितने अंक है, तो आप देख सकते हो 4 और 3 7 और 4 11, कितने अंक है बेटा, ये 11 अंक है, 11 डिजिट्स है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ 11 अंकों की संख्या बनानी, 11 डिजिट नंबर बनाना है, तो बेटा यहाँ पे अंश में कितना आएगा, 11 फैक्टोरियल। लेकिन ये 4 तो अलग है, ये 4 तो एक एक बार ही आया, तो डिवाइड में 1 1 1 फैक्टोरियल कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये 3 आइडेंटिकल है कि नहीं है, तो डिवाइड में 3 फैक्टोरियल आएगा। ये 4 आइडेंटिकल है कि नहीं है, तो डिवाइड में 4 फैक्टोरियल। वो नंबर क्या है उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडेंटिकल कितने हैं, एक जैसे कितने हैं, एक जैसे कितने मिले 4, तो बट्टे में 4 फैक्टोरियल। एक जैसे कितने मिले 3, तो बट्टे में क्या आएगा बेटा 3 फैक्टोरियल। यही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कुल वस्तुएं हैं p प्लस क्यू प्लस आर, जिसमें p है वो एक तरह की, जैसे इसमें देख लो 5 3 5 है, तो ये जो p है वो कौन है 3, और ये जो q है वो सम अनदर काइंड, यहाँ पे देख लो 4 6 आए हुए, तो इसके टोटल वेज क्या होंगे, जो सेम वस्तुएं हैं उनकी संख्या बट्टे में फैक्टोरियल के साथ आ जाती है। बात समझ में आई, वो सेम चीज जैसे उसमें a b b में, तो कुल वस्तुएं कितनी थी बेटा 3, ये तो एक ही प्रकार की थी, ये कितने प्रकार की थी, इसलिए 2 बट्टे में आ गई, और इसका कुल रिजल्ट कितना मिला था 3। ये एक और दूसरा एग्जांपल, ऐसे समझ सकते हो, बात समझ में आ रही है। तो जो वस्तुएं समान होती है, कौन है उस पर फर्क नहीं पड़ता, अगर 4 6 की जगह 4 7 भी होता तो भी उत्तर यही होता, वो कितनी है, उनके नंबर क्या है, वो डिवाइड में आ जाए। बात समझ में आ रही, और जो डिफरेंट है उनका कुछ नहीं करना, उनको काउंट करना है सिंपली, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ। ये चीज अगर आपने लिख ली है, देख बेटा p प्लस क्यू प्लस आर, कुल इतनी वस्तुएं हैं जिसमें p एक जैसी हो, q एक जैसी हो और r सारी डिफरेंट हो। देख यहाँ पे लिखा है ऑल आर डिफरेंट, यहाँ पे देख लो ये चारों डिफरेंट है, तो इसका कोई योग नहीं, डिनोमिनेटर में कोई रोल नहीं है, न्यूमरेटर में तो है, अंश में तो है, इसका अंश में तो काउंटिंग हो रही है। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख लिया, ये लिख लिया, लिख लो। इस पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, ताकि आप इसको सॉल्व करें एज अ होमवर्क। कल इसको स्टार्ट करेंगे और कल अपन एनसीआर पे संचय पे चले जाएंगे, ठीक है। तो लगभग इस चैप्टर का हाफ पोर्शन अपन कल कवर करने वाले हैं। ओके, आई थिंक सभी ने लिख लिया होगा अभी, लिख लिया, चलो भाई। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, चलो इसको कर ही लेते हैं। आई थिंक मैक्सिमम 1 मिनट इसमें अपन कंज्यूम करेंगे। इससे जुड़ा हुआ ये सवाल, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इलाहाबाद, कुल वर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर कितना आएगा 9 फैक्टोरियल। कोई सेम है क्या, देखो ये ए सेम है, कितने हैं 4, तो डिवाइड में 4 फैक्टोरियल। और कुछ सेम है 2 एल सेम है, तो डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। एच बी डी सब एक बार आया हुआ है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन ऐसी बातें कर रहा है, ऑप्शन सी। कौन सी ऑप्शन ऐसी बातें कर रहा है बेटा, सी, ठीक है। तो आज के लिए अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं।